नमस्कार, संवेग आईएएस अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं अमरीश प्रसाद नौटियाल। ये उत्तराखंड यूकेपीएससी 2024 की अपर की जो परीक्षा के परिणाम आए हैं, उसमें फाइनेंस ऑफिसर के रूप में रैंक 12 पे चयनित हुए हैं। अमरीश का जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो एमएससी इन फिजिक्स रहा है। तो आज हमारे साथ अमरीश अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो नमस्कार अमरीश, कैसा लग नमस्कार रहा है सर, थैंक आपको? यू सर। अब आप अभी-अभी चयनित हुए हैं एफओ के उस पे, तो आपको कैसी कैसी खुशी फ़ील हो रही है आपको? सर, ये जो अनुभव है, हुँ। ये सामान्यतः क्योंकि इतना लंबा सफ़र रहा है मेरा, तो इसमें उतना ज़्यादा अभी महसूस नहीं कर पाऊँगा क्योंकि अभी एक कल ही रिज़ल्ट आया है। लेकिन अभी धीरे-धीरे ये इसको अंडरस्टैंड ब्रेन को समझने में ये काम आएगा और मैं समझ रहा हूँ कि इतना जो सफ़र था मेरा, इतना जो स्ट्रगल था, जो अब मैंने सारी मेहनत करी थी, उसका जो अंतिम रूप से जो फल आया था, वो मुझे दिखने को मिला। तो ये मेरा एक्सपीरियंस। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अमरीश, मेरा आपसे पहला सवाल यही जी, सर। होगा कि आप जैसे साइंस बैकग्राउंड से थे, आपने एमएससी फिज़िक्स करी जी, हुई है। सर। तो ऐसा क्या रहा आपकी लाइफ़ में जिसने आपको सिविल सर्विसेज़ के लिए मोटिवेट किया? सर, मैं सिविल सर्विस की ओर जो सबसे पहला मेरा जो पहला जो इंट्रोडक्शन था, वो हमारे सर थे। जब मैं जीआईसी इंटर कॉलेज जो जीआईसी है, गडोली जीआईसी, वहाँ पे सर थे हमारे, पंकज दीक्षित सर, वर्तमान में आईएएस हैं। तो उन्हें जब मैं 12th में था तो उनका सिलेक्शन हुआ था। उनसे मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ था कि ये भी कोई सर्विस होती है। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं आगे इसको परस्यू करूँ। फिर मैं बीएससी करा, फिर थोड़ा-सा हट गया था इस चीज़ से, फिर एमएससी करते-करते प्रिपरेशन लगातार जारी रखी। फिर क्योंकि एक जो लंबा समय आया था बीच में 2016 से लेकर 2021 के बीच में, वहाँ पे पीसीएस की परीक्षा नहीं आई थी। तो 2021 में अंततः मुझे पहली बार पीसीएस की परीक्षा देने का मौका मिला, जिसमें मैं मेंस के स्तर तक पहुँचा, लेकिन मेंस में क्वालीफाई नहीं कर पाया था और यही प्रोसेस लगातार चलती गई। तो ये है सर। ठीक है। तो अमरीश, मेरा आपसे एक सवाल है जी सर। कि इस तैयारी के दौरान आपको कितना समय लगा? जी सर। और जैसे अगर आपको ज़्यादा समय लगा भी है, तो आप मोटिवेशन उस टाइम पे कैसे आपने बना के रखा? सर, समय तो काफ़ी लगा है और इसमें 2021 से लेकर 2020 आफ्टर द कोविड लॉकडाउन के बाद से मैं प्रिपरेशन करने में लग गया था क्योंकि मुझे पता था कि 2021 का नोटिफ़िकेशन आने वाला है। तो प्रिपरेशन तो मैंने की, लेकिन मेरी प्रिपरेशन डिसगाइज़ थी, जो मतलब वैसा नहीं था प्रॉपर्ली कि क्या पढ़ना है, क्या सोर्स होंगे, कैसे मुझे आगे करना है, वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा था। तो मैंने 2021 में प्रीलिम्स तो दे दिया था क्योंकि मैं लेक्चर की भी प्रिपरेशन कर रहा था, क्योंकि मेरा बीएड भी किया था बीच में। तो उसके प्रीलिम्स के लिए के एवज़ में जो मेरा 2021 का प्रीलिम्स तो हो गया था, लेकिन जो मेंस था, मेन आखिरी जो स्ट्रगल होता है वो मेंस में था, वहाँ पे मैं क्वालीफाई नहीं कर पाया, तो ये सारी स्ट्रगल चला। बाद में जब मैं दोबारा यहाँ से, क्योंकि बात चल रही थी कि दोबारा आएगा 2024 वाला मेंस वो आना है, पीसीएस आना है, तो उसके लिए मैंने मन में बना लिया था प्लान कि मैं आगे इसको प्रिपेयर करूँगा और इस बार किसी भी स्टेज पे रुकना नहीं है, अब थ्रू आउट कर देना है। तो वो सारी चीज़ें ऐसे अच्छी हुई और फाइनली आज सेलेक्ट हो गए। चलिए, आपको बहुत-बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। मेरा आपसे एक सवाल है जी सर। कि कैंडिडेट्स के दिमाग में भी कई बार आता है कि जैसे 2024 में यूकेपीएससी का पैटर्न चेंज हुआ। जी सर। अब आप बता रहे हैं कि आप जैसे 2021 की साइकिल में भी थे। सर तो उस हिसाब से आपने अपनी तैयारी को कैसे अडैप्ट किया नए पैटर्न के लिए? क्या आपको मुश्किलें आई उस दौरान? सर, 2021 का जो पैटर्न था, उसमें 7 पेपर होते थे मेंस में और जैसे सब्जेक्ट वाइज़ पेपर होते थे, हिस्ट्री का पेपर होता था और पॉलिटिकल का पेपर होता था, इकोनॉमिक्स होता था, ज्योग्राफी और एक एथिक्स का पेपर आता था और एक शायद मैं मिस कर रहा हूँ एक पेपर और हिंदी का पेपर होता हुँ। था। तो सब्जेक्ट वाइज़ पेपर होते थे। इस बार जो नया पैटर्न हुआ, जो चेंज हुआ है, उसमें आप ये एक तो यूपीएससी की तरह पैटर्न बनाने की कोशिश करी है, तो उसमें भी सिमिलरली जीएस 1, 2, 3, 4 जो ये लाए गए हैं, 5, 6 जो लाए गए हैं, उनमें चेंज किया गया है। तो ये काफ़ी जो है, एक तो चैलेंज भी था, क्योंकि अचानक से हम जैसे ही तैयारी कर रहे थे, पहले से ही तैयारी कर रहे थे, तो हमारे लिए तो बहुत चैलेंज था क्योंकि आपको हिस्ट्री का भी पोर्शन अलग पढ़ना है, आपको ज्योग्राफी का भी पोर्शन उसमें पढ़ना है, आपको उसमें एनवायरनमेंट भी पढ़ना है। सिमिलरली जीएस 2 में देखा तो गवर्नेंस भी आपको पढ़नी है उसमें, इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ना है आपको उसमें और आपको पॉलिटी भी पढ़नी है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्कैटर्ड सोर्सेज़ से हमें करना पड़ता है। ठीक है अमरीश, मेरा एक सवाल आपसे ये है जी सर। कि आजकल जैसे प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो डिफ़िकल्ट होता जा रहा है जी सर। उत्तराखंड में। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही प्रीलिम्स के लिए कि जैसे आपने चयनित हुए हैं तो प्रीलिम्स आपके लिए इतना मुश्किल नहीं रहा होगा जी सर। लेटर स्टेज में। जी सर। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही? आपने कैसे प्रीलिम्स के जो डिफ़िकल्टी थी उसको टैकल किया? और आपकी क्या एडवाइस है नए कैंडिडेट्स के लिए? सर, उत्तराखंड में अगर पीसीएस का देखा जाए तो सबसे जो प्रॉब्लम जो स्टेज है वो प्रीलिम्स की है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में होता है और काफ़ी बच्चे जो लगातार तैयारी कर रहे होते हैं,
तो वो वहाँ पे काफ़ी नंबर लेके आ जाते हैं और डेटा भी बहुत ज़्यादा है आपके पास और क्वेश्चन जो बनते हैं काफ़ी मतलब ठीक-ठाक स्तर के बनते हैं और समय के साथ वो टफ भी होते जा रहे हैं। तो इसमें मैं नए बच्चों को बोलना चाहूँगा कि आप जो मेन सोर्स हैं उनसे पढ़िए, साथ-साथ में मल्टीपल क्वेश्चन लगाइए आप और उनसे आपको पीवाईक्यू लगाइए और मल्टीपल पीवाईक्यू करेंगे उससे आपको फ़ायदा बेनिफिट हो जाएगा बढ़िया ढंग से। तो ये हो सकता है। ओके। तो मेरा एक सवाल आपसे और है जी कि सर। मेंस के लिए एसए, जी सर। हिंदी और जीएस के 4 पेपर जी और सर। ऐसे ही उत्तराखंड के जो 2 पेपर हैं, जी सर। तो हर पेपर की अलग डिमांड है। जी सर। हर पेपर में बिल्कुल डिफरेंट सिलेबस है और आपको मतलब कैसे उसको अप्रोच करना है, सबके लिए थोड़ी डिफरेंट स्ट्रैटेजी रही होगी। जी सर। तो आपको किस पेपर में ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? जी सर। कैसे आपने उसको ओवरकम करा? जी सर। और आप क्या आपकी एडवाइस है कि ओवरऑल क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? और इसके अलावा जैसे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपने किस तरह से करी? जी सर। सर, जो नया वाला पैटर्न 2024 का आया है, इसमें टोटल मिला के 8 पेपर मेंस में होता है। पहला हिंदी का पेपर है, तो हिंदी के लिए सब क्योंकि मैं पहले 2021 वाला जो मैंने मेंस दिया था, वो इंग्लिश मीडियम के साथ दिया था। इस बार मैंने हिंदी मीडियम चेंज किया, तो पहले तो मुझे शिफ्ट होने में ही 1 डेढ़ साल लग गए, वो इंग्लिश से हिंदी करने में। हिंदी काफ़ी डिफ़िकल्ट होती थी, तो उसके लिए मैंने जो बेसिक सोर्स हैं, जैसे हरदेव बहारी हो गया और राजकुमार जो हैं, इनकी बुक मैंने व्याकरण के लिए मैंने इस्तेमाल की। साथ-साथ में मैं लगातार प्रैक्टिस भी करते रहता था हिंदी की, ताकि उसमें निखार आए। दूसरा सर ऐसे, ऐसे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है ऐसे में, क्योंकि ऐसे के मार्क्स ही तय करते हैं कि आपका क्योंकि मार्जिन वही होता है ऐसे का। ऐसे के लिए सर मैंने क्योंकि 3 ऐसे आते हैं, आपको 3 ऐसे लिखने होते हैं। ऐसे के लिए सर मैंने लगातार मैं डेली मतलब 2-2 3-3 दिन बाद मैं ऐसे लिखता था, फिर साथ-साथ में चेक भी करवाता था और इसके लिए मैं क्या करता था एडिटोरियल आप क्योंकि 2 इम्पोर्टेंट सोर्सेज़ हैं, जैसे आप दैनिक जागरण आप अगर आप पढ़ रहे हैं, देहरादून एडिशन अगर आप हिंदी मीडियम के हैं, तो उसका एडिटोरियल अगर आप पढ़ रहे हैं, तो उससे आपको काफ़ी ऐसे शब्द मिल जाएँगे, जिनका आप इस्तेमाल आप निबंध में कर सकते हैं। साथ-साथ में मैं क्योंकि मुझे लोकल जो कल्चर है यहाँ पे या उनका इस्तेमाल करना, उनको भी मुझे सही लगता है, तो उनका भी आप ऐसे में इस्तेमाल कर सकते हो। और ये ऐसे ऐसे के लिए है। और दूसरा सर उसके बाद जो जीएस 1 का जो पेपर आता है क्योंकि इसमें हिस्ट्री है ज्योग्राफी होता है और इसमें एनवायरनमेंट का जो पेपर आता है, तो ये अलग-अलग सोसाइटी का भी इसमें आता है। तो इसके लिए सर मैं अलग-अलग सोर्सेज़ का इस्तेमाल करता था। जैसे मैंने जीएस 1 के लिए मैंने हिस्ट्री के लिए जो सोर्स अपनाया है, वो एनिसेंट जो वर्ड हिस्ट्री के लिए सर मैंने नोट्स पढ़ी थी प्रॉपर और प्राचीन भारत है, जो प्रॉपर हिस्ट्री होती है, उसके लिए सर मैंने दृष्टि की जो नोट्स वो आती हैं, क्विक बुक आती है, उनका इस्तेमाल किया था। साथ-साथ में जो मॉडर्न हिस्ट्री थी, उसके लिए मैंने स्पेक्ट्रम जो सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। ज्योग्राफी के लिए सर मैंने स्पेशल जो सिलेबस में मेंशन है टॉपिक, उन्हीं टॉपिक पे मैंने नोट्स बनाई। लेकिन ये सारी चीज़ें जो थी जो सर मेरी मेंस की जो नोट्स होती थी, मैं बहुत क्रिस्पी नोट्स बनाता था। 25 पेज में मेरा जीएस 1 खत्म हो जाता था और आप यकीन नहीं मानेंगे कि उससे भी काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से आए हैं। उसके बाद सोसाइटी के लिए मैं जो टॉपिक वहाँ दिए गए, उन्हीं टॉपिक को पढ़ता था और उसी उसी के आधार पे पीवाईक्यू चूज़ करता था। जैसे यूपी पीसीएस के 10 साल के पुराने हो गए या यूपीएससी के 10 साल के पुराने पेपर हो गए या उत्तराखंड पीसीएस के 10 साल के पुराने पेपर हो गए। तो उनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, एक बार पेपर की लिस्ट बना सकते हैं और क्वेश्चन की लिस्ट बना सकते हैं और उनसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि इन्हीं के आस-पास में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जीएस 1 का ये हो गया सर। बाकी जीएस 2 के लिए सर मैंने एम लक्ष्मीकांत से मैंने इंडियन पॉलिटी करी। सोसाइटी और गवर्नेंस के लिए मैंने अलग-अलग सोर्सेज़ अपनाए और इससे मेरा जीएस 2 हो गया था। हालाँकि मुझे जीएस 2 काफ़ी टफ लगता था और जीएस 3 में क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड है, तो साइंस के जो क्वेश्चन थे, वो मैं अच्छे से कर लेता था। बाकी जो इकोनॉमी के हैं, इकोनॉमी के लिए मैंने जो मृणाल के नोट्स होते हैं, वो मैंने पढ़े और साथ-साथ में मैंने इसके साथ-साथ मैंने दृष्टि की जो आती है, क्विक बुक, उसका भी सहारा लिया। उसने मेरी बेसिक इकोनॉमिक्स तैयार कर ली थी, इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मैंने पर्टिकुलरली जो सोर्स होते हैं जैसे जो अलग-अलग सोर्स हैं वेबसाइट पे जाके साथ-साथ में उनसे सर्च करके प्रॉपर टॉपिक सर्च किया कि ये वाला इश्यू क्या हो रहा है, इसमें क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं, कौन-सा डेटा मुझे कहाँ पे पुट करना है। सर जीएस 4 जो है एथिक्स का पेपर है, एथिक्स के पेपर के लिए सर मैंने प्रॉपर जो टॉपर्स बताते हैं, हर बार टॉपर रिकमेंड करते हैं, लास्ट ईयर के टॉपर ने भी रिकमेंड करा है कि ऐसे आप क्या करिए कीवर्ड्स लिख दीजिए। आपको सारे कीवर्ड्स प्लस एग्ज़ाम्पल तो उनका मैंने प्रॉपर नोट्स बनाया और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं क्रिस्पी नोट्स बनाता हूँ, 25 पेजेज़ के नोट्स बनाता हूँ, क्योंकि इन्हें मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हैं, तो वो बहुत कामगार आ जाता है। जीएस 5 आता है सर, क्योंकि अब 2 जो पेपर हैं, जीएस 5 जो पेपर है और जीएस 6 जो पेपर है, दोनों उत्तराखंड से रिलेटेड हैं। जीएस 5 में जनरली हिस्ट्री और पॉलिटिकल यहाँ पे पूछा जाता है। तो इसके लिए सर मैंने जैसे बेसिक परीक्षा वाणी के नोट्स बनाए, साथ में बीएस नेगी किए,
साथ में अजय रावत जो होता है, और ऐसी 4-5 किताबों के मैंने कंबाइंड नोट्स बना दिए थे और मैं उन्हीं से पढ़ता था। और बेस्ट एग्ज़ाम्पल के लिए पीवाईक्यू जितने आए हैं, उसी के जैसे यूपी पीसीएस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी के आधार पे जो क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है और जो करंट में चल रहा है, करंट इवेंट जो लगातार चल रहा है। जीएस 6 के लिए भी मैंने इकोनॉमिक सर्वे, जीएस 6 के लिए सर मैंने जो इकोनॉमिक सर्वे उत्तराखंड पब्लिश करता है, साथ-साथ में जो अलग-अलग रिपोर्ट आती रहती है, जैसे सेंटर से जो रिपोर्ट आती है, उन रिपोर्ट को मैं एनालाइज़ करता था, उनसे डेटा करता था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सर जो मेरा साइंस बैकग्राउंड है, वो यहाँ पे काम आया। स्मार्टली नोट्स कैसे बनाना है और डेटा का इस्तेमाल कैसे आपको करना है, वो मेरे काफ़ी काम आया। तो जो मैं व्यूअर्स को बोलना चाहता हूँ कि आप इस पूरे मेंस के लिए अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, तो पीवाईक्यू आप कम से कम 10 साल के पीवाईक्यू लगा दीजिए। आप क्रिस्पी नोट्स बनाइए, बहुत छोटी नोट्स बनाइए। साथ-साथ में आप एग्ज़ाम्पल तैयार रखिए, प्रॉपर एग्ज़ाम्पल, और एग्ज़ाम्पल ही जैसे एग्ज़ाम्पल ही बहुत ज़रूरी है। आप हर चीज़ का आपके पास एग्ज़ाम्पल होना चाहिए। चाहे कोई भी आप केस लिख रहे हो, तो ये सर मेरी प्लानिंग रही। बिल्कुल, बहुत अच्छी रोबस्ट तैयारी थी आपकी। जी सर। तो अब हमने प्री की बात कर ली है, जी मेंस सर। की बात कर ली है, जी सर। फाइनल एंड थर्ड स्टेज आता है जो होता है इंटरव्यू। जी सर। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि इंटरव्यू की तैयारी के दौरान एस्पिरेंट की क्या अप्रोच होनी चाहिए? जी सर। किन मुख्य बातों को उसे ध्यान में रखना चाहिए कि उसकी तैयारी इंटरव्यू की अच्छे से हो पाए? सर आफ्टर मेंस जैसे कहा जाता है कि मेंस आपको सिलेक्शन दिलवाता है और जो इंटरव्यू है वो आपको रैंक दिलवाता है। तो काफ़ी की रोल इंटरव्यू का हो जाता है यहाँ पे। हालाँकि मार्जिन अब कम कर दिया है, 150 मार्क्स का कर दिया है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे जो आने वाले हैं, अभी उत्तराखंड लोअर पीसीएस का इंटरव्यू आने वाला है, तो उसके लिए मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि आप प्रॉपर रूप सबसे पहले तो आप कॉन्फिडेंट हो जाइए अपने अपने आप के प्रति और एक पेपर लीजिए। मैं क्या करता हूँ कि कभी भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं लिख लेता हूँ उस प्रॉब्लम को। मैं लिस्टेड कर देता हूँ क्या-क्या प्रॉब्लम आ रही है, और आधी प्रॉब्लम यकीन नहीं मानेंगे, आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाती है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, लिस्ट बना दीजिए कि आपकी पर्सनैलिटी है क्या? आपके पॉजिटिव्स क्या हैं? आपके नेगेटिव क्या हैं? और आपने किस सब्जेक्ट से आपने किया है, आपका डिसिप्लिन क्या रहा है, साथ-साथ में आपने क्या-क्या कोर्सेज़ किस ईयर में करे हैं। क्वेश्चन उन्हीं के अराउंड पूछे जाते हैं लगातार। हालाँकि ये काफ़ी नर्वस वाला होता है, काफ़ी जो बच्चे रहते हैं, वो शाइनेस होती है, बच्चे बात नहीं कर पाते हैं प्रॉपर ढंग से, तो वो एक लो कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप अगर लो कॉन्फिडेंस हो रहे हो, तो आप शीशे के सामने कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के ग्रुप जो आपका फ्रेंड ग्रुप है, उसमें आप बातचीत कर सकते हैं, किसी टॉपिक पे बात कर सकते हैं प्रॉपर रूप से, और ये बहुत हेल्प करता है। तो यही मैं कहना चाहूँगा सर। ओके। तो मेरा आपसे एक सवाल और था कि जी, ऐसा होता है कि तैयारी के दौरान कई लोगों को मतलब एक यूनिक सपोर्ट सिस्टम होता है किसी जी सर। किसी तरह का। कुछ भी मतलब हो सकता है कि कोई ऐसा घटना हो, कोई मतलब परिवार वाले हों, फ्रेंड्स हों, पीयर ग्रुप हो, तो लोगों का कोई ना कोई एक यूनिक सपोर्ट सिस्टम होता है या कोई ऐसा उनकी लाइफ में एक इंसिडेंट होता है जिसके चक्कर में मतलब वो इस तैयारी में लगे रहते हैं। जी सर। तो आपके क्या आप ऐसा कुछ शेयर करना चाहते हैं अपने बारे में? सर क्योंकि एक लंबा समय हो गया है, मतलब मुझे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए, मैंने बीच में काफ़ी चीज़ें ट्राई करी हैं, अगर इसमें देखा जाए। मैंने यूट्यूब पे भी ट्राई किया, मैंने मल्टीपल एग्ज़ाम भी दिए साथ-साथ में, मैं प्रिपरेशन भी करा, मैंने स्कूल में भी पढ़ा है, क्योंकि मैंने बीएड किया है, मैं स्कूल में भी पढ़ा है, स्कूल छोड़ा भी है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई जीवन में जो मतलब प्रॉब्लमैटिक थी। पर आपको कॉन्फिडेंट रहना है साथ-साथ में, और मैं अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा ये मानता हूँ, माता-पिता जो हैं, मेरे भाई-बहन जो हैं, उनको और मेरे दोस्तों को मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे मतलब इतना सपोर्ट करा है, क्योंकि अप्स एंड डाउन सबके जीवन में आते हैं। कभी आप कर रहे होते हैं, कभी आप डाउन कर रहे होते हैं। तो मेरी फैमिली जो ये सारे लोग हैं, मेरे सराउंडिंग में जो रहे, उन्होंने लगातार मेरे को सपोर्ट करते गए। हाँ, अप्स डाउन्स आते हैं। इसमें सर अगर मुझे याद आता है कि 2021 का जब मैंने दिया था, तो उसका मुझे क्यों जनरल आइडिया नहीं था कि मैंने ना उतनी प्रिपरेशन करी थी, तो मुझे इतना हुआ नहीं था दुःख। लेकिन सर मैं जब आरओ का यहाँ एग्ज़ाम हुआ था, और मैं आपको स्टोरी बताना चाहता हूँ कि आरओ का एग्ज़ाम हुआ था, मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था। मैंने प्रॉपर प्रिपरेशन करा था, मैंने आंसर भी सारे बढ़िया लिखे थे, मुझे कॉन्फिडेंट था कि आरओ में तो आ ही जाएगा। आरओ का रिज़ल्ट आया है सर 30 जनवरी को आया था, और उसके 3 दिन बाद अपर का मेंस था 2024 वाला, इसमें अभी हुआ है। तो जिस दिन रिज़ल्ट आया तो मेरा नाम उसमें था नहीं, हालाँकि कुछ तकनीकी त्रुटियों की वज़ह से नाम नहीं था। तो जब रिज़ल्ट आया तो मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गया। डिप्रेस्ड हुआ मैं, फिर मैंने भाई को कॉल करा, मैं अब दोस्तों को कॉल करा, तो कि अब क्या किया जाए? ये तो नहीं आया, मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं था। तो मेरे भाई ने बोला, मैंने कॉल करके उन्होंने बोला कि अगर आपको टेंशन लेना है, डिप्रेस्ड रहना है, 1 घंटे हो जाओ, उसके बाद आपको एग्ज़ाम देना है। उसके बाद अगर टेंशन में होना है तो 6 तारीख या 7 तारीख को 6 तारीख को एग्ज़ाम खत्म होगा, एग्ज़ाम क बाहर हो जाएगा, उस दिन दुखी हो जाना। लेकिन अभी कुछ नहीं करना। तो मेरी मेंटल स्टेट वही थी कि अभी कुछ नहीं करना। तो हो जाती हैं, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। फिर हालाँकि एग्ज़ाम भी पास हो गया था और वो सारी प्रोसेस हो गई थी। तो एट द एंड जो भी चीज़ें होती हैं वो अच्छे के लिए होती हैं। तो ये सारी प्रोसेस रही सर। बिल्कुल। आपने डिप्रेशन की बात करी थी अभी,
तो इस पे मेरे पास एक सवाल और है कि जो डिप्रेशन है, आपने एक इंसिडेंट बताया, जी सर। बट तैयारी के दौरान जो डिप्रेशन होता है ना, वो कई बार साइक्लिक होता है कि बार-बार आता है। हुँ। मतलब और उसका कोई कारण नहीं है, जी सर। क्योंकि क्या है बेचैनी होती है, जी सर। काफ़ी चीज़ें होती हैं, जी सर। एंग्ज़ायटी रहती है। तो ऐसे में उस माहौल को कैसे हैंडल कर सकता है कोई कैंडिडेट? जी अपने सर। मतलब जो निश्चय है उसको दृढ़ कैसे बना के रख जी सकता सर। है पूरे टाइम? सर, इसमें मैं अपना जो तरीका मेरा है, क्योंकि हम अंततः हम मानव ही हैं। मानव के अंदर इमोशन है और इमोशन की वजह से सारी चीज़ें होती हैं। डिप्रेशन भी आता है, एक्सपेक्टेशन होती हैं, आकांक्षाएँ, अपेक्षाएँ होती हैं, और जब अपेक्षाएँ पूरी नहीं हो पाती हैं, तो वो कहीं किसी न किसी प्रकार से हमें डिप्रेशन में डाल देती हैं, स्ट्रेस में डाल देती हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन आपको अपना लक्ष्य दिखना चाहिए सबसे पहली बात। तो इसमें क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेता हूँ क्रिकेटर्स से। तो जैसे विराट कोहली हैं या अदर हार्दिक पांड्या हैं, मैं इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेता हूँ, या कोई भी स्पोर्ट्स हो, मैं स्पोर्ट्स पर्सन से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेता हूँ कि वो कितना प्रेशर करके, इतनी मेहनत करके अंततः जीत ही जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ बार-बार, जो मैं अपना करता हूँ, मैं दोस्तों से बात कर लेता हूँ, प्रॉपर दोस्तों के साथ शेयर कर लेता हूँ, या फैमिली से बात कर ली किसी से, उससे शेयर हो गया। अगर इतना भी हो रहा है तो मुझे, मेरा वही है कि 2 मिनट आप दुखी हो जाओ, लेकिन दुखी होने से क्या होगा? क्या आप जीवन में कहीं चल रहे हो, अपने जीवन को एक बार देखो और जीवन उससे बाहर आ जाओ एक बार, फिर वहाँ से जीवन को देखो, अपना जीवन देखो कि कैसे चल रहा है, आखिरकार मैं इतना डिप्रेशन हो क्यों रहा हूँ? और होता ये है कि आधी जो प्रॉब्लम होती है हमारे दिमाग में होती है, समस्या हमारे दिमाग में होती है सारी। हम बस उन्हें बनाते जाते हैं, रिपीट करते जाते हैं और उसी प्रॉब्लम को करते जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, हाँ, ये क्लैरिटी आने में मुझे काफ़ी समय लग गया, क्योंकि मैं भी पहले बहुत स्ट्रेस होता था, लेकिन क्लैरिटी आ चुकी थी। तो ये है सर। बिल्कुल। मैं एक सवाल आपसे मेरा ये है कि जी सर। क्या होता है कि इस तैयारी के दौरान ना सेल्फ एनालिसिस की बहुत ज़रूरत होती जी है। सर। किसी कैंडिडेट को पता होना चाहिए कि उसकी क्या कमियाँ हैं, कौन से उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, कौन से उसके वीक पॉइंट्स हैं। तो ऐसे ही मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने इस तैयारी के दौरान ऐसी कुछ मिस्टेक्स करी हों या आपकी जी कोई सर। शॉर्टकमिंग्स हो, कोई जी सर। कमियाँ हों और जिनको आपने एनालाइज़ किया खुद से और कैसे आपने उसको एनालाइज़ किया और आपने इवेंचुअली उनको कैसे ओवरकम किया जिसने आपको आज ये मुकाम जी सर। हासिल करके दिया है? जी सर। हाँ, ऐसी काफ़ी कमियाँ होती हैं, प्रत्येक इंसान के अंदर कमियाँ होती हैं, तो ऐसी काफ़ी कमियाँ थी। तो मैं, जैसे मैंने पहले भी इंटरव्यू में बताया है कि मैं क्या करता था, जो भी मुझे प्रॉब्लम है, अगर कोई भी इश्यू चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो एक छोटा-सा पेपर लीजिए, आप उसपे लिख लीजिए प्रॉब्लम्स पहले कि ये प्रॉब्लम है और ये रीज़न है प्रॉब्लम का। तो आप एक स्ट्रैटेजी से आप क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हैं। हालाँकि प्रॉब्लम आती रहती है, लेकिन एक हिसाब से आप आपको अपने ब्रेन को बताना है कि प्रॉब्लम कम है, जो हम देख रहे हैं ये कम है। चाहे वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन आप अपने ब्रेन को बताना है आपको और ब्रेन को मनाना है, क्योंकि हमारा ब्रेन भी मैकेनिज़्म जो होता है उसी हिसाब से काम करता है। जो हम ब्रेन को बताएँगे उसी हिसाब से काम करेगा। तो सर मैं ऐसा ही करता था, मेरी प्रोसेस ये थी। बिल्कुल। और एक मेरा सवाल ये है कि सोशल मीडिया जी आज सर। के टाइम पे सोशल मीडिया को आप अवॉइड कर ही नहीं सकते जी हैं। सर। तो सोशल मीडिया क्या होता है कि कई कैंडिडेट्स के लिए बहुत नेगेटिव होता है, तो वो या तो पूरी तरह से छोड़ देते हैं, हुँ। सोशल मीडिया पे नहीं रहते हैं। बट कुछ कैंडिडेट्स होते हैं कि जो मतलब सोशल मीडिया को अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ जी कर सर। पाते हैं। तो आप उनमें से कौन से कैंडिडेट थे? और जैसे आपसे मैं यही पूछना चाहूँगा कि ओवर यूज़ से कैसे बचें सोशल मीडिया जी के, सर। इस तैयारी के दौरान? हाँ, जैसे एक टर्म आजकल ब्रेन रॉट की जो टर्म चली है, कि आप लगातार आपने फ़ोन लिया है, आप लगातार स्क्रॉल करते जा रहे हो, स्क्रॉल करते जा रहे हो, आपको पता ही नहीं लगा कि टाइम कितना हो गया। तो इसके लिए हुँ। मैं क्या करता था सर, मैं जो इंस्टाग्राम चलाता था या यूट्यूब चलाता था या ट्विटर चलाता था, तो इनका इस्तेमाल करता था मैं सोर्स के लिए, मैं क्या-क्या चीज़ें इनसे सीख सकूँ, क्या-क्या चीज़ें मुझे पॉज़िटिव मिल पाएँ। दूसरा सर मैं क्या करता था, जब सोशल मीडिया लोगों से कनेक्ट करना है, तो मैं सोशल मीडिया रात को 11 बजे चलाता था और 11 बजे से साढ़े 11 बजे मैंने उसे अनइंस्टॉल कर देना था। केवल आधे घंटे मैंने चलाना था, पूरे दिन भर मैंने वो एक रिवॉर्ड की तरह मैं उसे देता था, कि रिवॉर्ड मिल रहा है, मैं दिन भर मैंने पढ़ाई करी और रिवॉर्ड की तरह। तो मैं कहूँगा कि हाँ, एक एक तरह से ये साधन भी है, अगर आप साधन की तरह यूज़ करना चाहते हो, अगर नहीं करना चाहते तो कैसे भी। बिल्कुल, बहुत अच्छी एडवाइस दी आपने। जी सर। और एक मतलब मेरा सवाल ये है कि जैसे ऑनलाइन लर्निंग हो गई जी सर। या फिर मतलब मटेरियल्स मिलते हैं आजकल ऑनलाइन बहुत सारे, तो कई बार ऐसा होता है कि मटेरियल्स की बाढ़ आ जाती जी है। सर। अब उस बाढ़ में से आपको कुछ मटेरियल बहुत यूज़फुल होते हैं, जी जैसे सर। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे की बात कर जी रहे सर। थे, बजट की बात कर रहे थे, तो बजट। कई बार कैंडिडेट्स के लिए वो बहुत मतलब फ़ायदेमंद मतलब होते हैं। तो ऑनलाइन मटेरियल या ऐसे स्टडी मटेरियल या लर्निंग के प्लेटफ़ॉर्म इनको चूज़ करते हुए कैंडिडेट्स को क्या ध्यान रखना चाहिए, जी सर। ताकि उनका मैक्सिमम यूटिलाइज़ेशन हो सके और उनका टाइम वेस्ट ना हो? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है सर आज की। आज दुनिया भर का मटेरियल है, पढ़ने को बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन स्टूडेंट भी आज बल गलतियाँ करते हैं, मैं भी स्टार्ट में वो गलतियाँ करता था। मैं क्या करता कि मैंने बुक उठा ली है प्रॉपर और मैं बुक पढ़ने लग गया प्रॉपर एक तरीके से, बिना सिलेबस के साथ उसको मिलाए हुए। हम तो पढ़े जा रहे हैं एक तरफ से, लेकिन जो काम का नहीं है उसे पढ़ना ही क्यों? मेरा मानना ये है।
अगर आपके सिलेबस में नहीं है, आप क्योंकि आपको परीक्षा पास करनी है, एट द एंड आपको परीक्षा पास करनी है, बाकी आप ट्रेनिंग में सीख जाएँगे। तो मैं क्या करता था, मैं एडवाइस देना चाहता हूँ अगर ये है, तो आप क्या कीजिए, आप प्रॉपर जो मटीरियल है, मटीरियल में आप सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिए, क्या ये मेरे काम का है या नहीं? अब जैसे अखबार में आती है कि हाँ, या ये हो गया, ऐसे ही हो गया, उन्हें कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। सिमिलरली आप अपने सिलेबस में देखिए, जैसे आप इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक सर्वे से आपका जो सिलेबस है, ज खासकर जीएस 6 जो होता है जीएस 6 है उत्तराखंड का, वहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो। ये आपको प्रीलिम्स में भी काम आएगा। तो आपके काम कौन-कौन सी चीज़ें आएँगी, उनको आप सेलेक्ट कर लीजिए, प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, वो आपके साथ। तो कुल मिला के ओवरऑल अगर देखा जाए, तो आपको सेलेक्ट करना आना चाहिए कैसे हो और ये समय के साथ आपको आएगा। ये एक स्किल होगी। बिल्कुल। अब एक मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा जी सर। कि सफल होने के लिए आपके हिसाब से परीक्षा की जर्नी में क्या ज़रूरी है? कौन-सा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जिससे जो आपको सफलता की ओर लेके जाता है? जी सर। सफलता के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो मुझे लगता है, वो सर डेडिकेशन, परसिवेरेंस और मोटिवेशन। साथ में पेशेंस भी, धैर्य बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आस-पास की चीज़ें बहुत चीज़ें चल रही होती हैं कि ये हो गया, वैसा हो गया, आपके आस-पास जो तूफ़ान आया होगा, लेकिन आपको अंतर्मन में बहुत शांत रहना है, शांत हिसाब से काम करना है और यही मैं मानता हूँ कि यही सबसे मेंटली आपको इतना मजबूत होना है, हर चीज़ के लिए। तो आपको केवल परीक्षा ही पास करना नहीं, आपको जीवन में भी बहुत काम आएगा। यस। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये जी है सर। कि संवेग आईएएस से आप कब जुड़े? जी। और संवेग आईएएस के साथ आपका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है? जी। सर, संवेग आईएएस में मेरे एक परम मित्र हैं, प्रद्युमन सिंह चौहान जी, तो मेरे क्लासमेट भी रहे हैं, फिज़िक्स में जब एमएससी में थे हम। तो उन्होंने मुझे पहली बार बताया, मेरा 2021 का मेंस था, उसका रिज़ल्ट आ गया था, तो मैं उनसे बात नहीं कर पाया था। उस टाइम बात नहीं कर पाया था। बाद में मेरी बात हुई आरओ के दौरान, जब मेरा प्रीलिम्स हो गया था आरओ का, उन्होंने मुझे बताया कि संवेग सर हैं और संवेग सर ये प्रॉपर यहाँ पे आंसर राइटिंग करवाता है। उस दिन से मैं उन संवेग सर से जुड़ गया था और वो दिन है और आज का दिन है, मैं आज संवेग सर से जुड़ा हूँ। और मैं एक और वाक़या शेयर करना चाहता हूँ कि संवेग सर से मैं मतलब मैंने देखा नहीं है संवेग सर को। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं ऐसे ही उनसे जुड़ा हुआ था और साथ-साथ में मतलब जैसे होता है ना द्रोणाचार्य जी की तरह और मैं अर्जुन की तरह, हुँ। तो मैं उनसे ऐसे जुड़ गया था, जो वहाँ से आता मैं उसको प्रॉपर वे में काम करता और सर का मैंने एक ख़ास बात देखी कि सर आपके ब्रेन को काम करवाने के लिए मोटिवेट करता है। जैसे आपको काम दे दिया, ऐसा नहीं कि आपको पूरा मटेरियल पकड़ा दिया, ये नहीं सर। आप अपने दिमाग से काम करेंगे और आप ढूँढेंगे उस चीज़ को और ढूँढी हुई चीज़ बहुत ज़्यादा रिटेन होती है। तो मैं उसी प्रोसेस में रहा और बढ़िया रहा सर। तो ये मेरा बिल्कुल, अनुभव था संगीत के साथ। बहुत बढ़िया आप जी सर। आपके साथ अमरीश आपने हमें अपना टाइम दिया, जी अपनी सर। इतनी अच्छी एडवाइस दी जी सर। कैंडिडेट्स को हमारे जी सर। माध्यम के थ्रू, जी सर। उसके लिए आपका बहुत-बहुत थैंक धन्यवाद यू और सर। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, थैंक यू सर। आपका चयन हुआ है। थैंक यू सर। बहुत-बहुत थैंक यू सो थैंक मच। यू सर। थैंक यू सर।